हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल ढाका मोतिहारी से स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं की उनके स्वास्थ्य के प्रति समस्या एवं जिज्ञासा का निदान करने के लिए तथा उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सिंगल फीटल डेमाइस इन ट्विन प्रेगनेंसी, यानी अगर जुड़वा बच्चे में ट्विन प्रेगनेंसी में किसी एक बच्चे की मृत्यु हो जाए तो इसमें क्या करना चाहिए, इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, इसमें माँ और बच्चे पर क्या खतरा है क्या नहीं है, इसके बारे में आपको बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो आइए मैं आपको ये बता दूं कि ट्विन प्रेगनेंसी में सिंगल फीटल डिमाइस का रिस्क 5% होता है, जो ट्रिपलेट और क्वाड्रुपलेट में ज़्यादा हो जाता है। तो ट्विन प्रेगनेंसी में अगर सिंगल फीटल डिमाइस होता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि ट्विन प्रेगनेंसी होती कैसे है, कितने प्रकार की होती है और कौन सी ट्विन प्रेगनेंसी रिस्क वाली है और कौन सी ट्विन प्रेगनेंसी रिस्क वाली कम है। रिस्क तो दोनों में है लेकिन कम किस में है अगर सिंगल फीटल डिमाइस हो जाए तो सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रेगनेंसी होती कैसी है। माँ के एग से, यानी माँ का एक अंडा और फादर का एक स्पर्म, पिता का एक स्पर्म जब आपस में फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है, तो एक जाइगोट बनता है जो डिफरेंट स्टेजेज, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, इन सभी स्टेजेस से होते हुए यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो जाता है, वहाँ ग्रो करता है और एक बेबी बनता है, एक बच्चा बनता है। अक्सर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडा बनता है जो पिता के एक स्पर्म से फ्यूज करके एक जाइगोट बनाता है, लेकिन कभी कभी दो अंडे एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में बनते हैं जो पिता के दो अलग अलग स्पर्म से फ्यूज करके दो जाइगोट बनाते हैं, यानी दो ऐसे बीज बनते हैं जो जाकर यूट्रस में इम्प्लांट होते हैं, जो अलग अलग दो बेबी बनाते हैं। इसे हम ट्विन प्रेगनेंसी कहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही अंडा और एक ही स्पर्म, एक एग और एक स्पर्म फ्यूज किया, लेकिन वह थोड़ी देर के बाद दो भागों में टूट गया और ये दोनों अलग अलग इंटाइटी की तरह यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हुए और दो बच्चे बनाए। तो जिसमें दो अलग अलग स्पर्म और ओवम से बच्चे बनते हैं उसे हम लोग डाइजैगोटिक ट्विन कहते हैं, और जिसमें एक ही ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइज होने के बाद जो बच्चे बने और टूटने के बाद जो दो बच्चे बनते हैं उसे हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विन कहते हैं। जब ये दोनों बच्चे दो अलग अलग जाइगोट से बनते हैं तो इनके जेनेटिक मटेरियल्स अलग अलग होते हैं, इनके रंग रूप अलग अलग होते हैं और इन बच्चों का सेक्स भी अलग अलग हो सकता है। ये दो लड़के हो सकते हैं, दो लड़की हो सकती है, या लड़का लड़की दोनों हो सकता है, यह एक भाई बहन की तरह होते हैं और इन्हें हम लोग नॉन आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं। लेकिन जब एक ही ओवम और एक ही स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वह टूटकर दो भाग में बढ़ जाता है और वो दोनों भाग यूट्रस में इम्प्लांट होकर दो बच्चे बनाते हैं, तो ये दोनों बच्चे बिल्कुल ही एक ही शक्ल के होते हैं। ये हम शक्ल होते हैं जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं। फिर इनके जेनेटिक मटेरियल भी एक होते हैं, इनके रंग रूप और सेक्स सभी एक होते हैं। इन्हें हम मोनोजाइगोटिक ट्विन कहते हैं और ये आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। तो अगर इन दोनों ट्विन में से किसी भी ट्विन में एक बच्चे की मृत्यु हो जाए तो कब कितना खतरा है, इसको जानने के लिए हमें ट्विन के एक और प्रकार को जानना जरूरी है कि ये ट्विन प्रेगनेंसी, इसे हम बांटते हैं प्लेसेंटा और एमनियोटिक सैक के आधार पर। प्लेसेंटा यानी पुरैन और एमनियोटिक सैक यानी पानी की थैली के आधार पर। जैसे अगर दो ट्विन प्रेगनेंसी के जो दो बच्चे हैं दोनों का प्लेसेंटा यानी पुरैन और एमनियोटिक सैक या पानी की थैली अलग अलग है, तो इसमें दोनों ही बच्चे अपना न्यूट्रिशन अपने अलग अलग प्लेसेंटा से प्राप्त करते हैं और यूट्रस में दोनों बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट तरीके से रहते हैं और बढ़ते हैं। इसमें एक बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है
तो दूसरे बच्चे पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। ये बच्चे बिल्कुल इस तरह रहते हैं जैसे रहते तो एक ही फ्लैट में हैं, लेकिन इनके कमरे अलग-अलग हैं, इनके भोजन अलग-अलग हैं और इन लोगों को भोजन जैसे मिलता है वो बिल्कुल अलग-अलग ब्लड वेसल से मिलता है। और दूसरा प्रकार होता है मोनोकोरियोनिक, मोनोएम्नियोटिक। तो मोनोकोरियोनिक, मोनोएम्नियोटिक एक ऐसा ट्विन का प्रकार है जिसमें एक ही घर में, एक ही पानी की थैली में दोनों ही बच्चे रहते हैं और एक ही प्लेसेंटा से दोनों बच्चे अपना-अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह की स्थिति में जब एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में हो जाता है उस बच्चे की अपेक्षा, उस ट्विन की अपेक्षा जो डाइकोरियोनिक, डाइएम्नियोटिक में है। तो ये दोनों बनते कैसे हैं, डाइकोरियोनिक, डाइएम्नियोटिक और मोनोकोरियोनिक, मोनोएम्नियोटिक। तो डाइकोरियोनिक, डाइएम्नियोटिक ट्विन अक्सर वैसे ट्विन्स में बनते हैं जिसमें 2 अलग-अलग स्पर्म और 2 अलग-अलग ओवम से जो बच्चे बनते हैं उसमें ऐसा होता है, यानी नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स ये ज़्यादातर डाइकोरियोनिक, डाइएम्नियोटिक होते हैं। लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भी डाइकोरियोनिक, डाइएम्नियोटिक होते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो जाइगोट बना है एक ही ओवम और एक ही स्पर्म से वह कितनी देर बाद टूटा, वो कितनी देर बाद आपस में अलग-अलग डिवाइड हुआ। अगर यह 72 घंटे के अंदर डिवाइड कर जाता है 2 भाग में और तो फिर डाइकोरियोनिक, डाइएम्नियोटिक ट्विन बनता है। अगर 4 दिन से 8 दिन के अंदर वह जाइगोट 2 भाग में टूट जाता है, यानी कि जाइगोट के बाद का स्टेज मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट में आ गया और तब ये 2 भाग में टूटा, तब फिर मोनोकोरियोनिक, डाइएम्नियोटिक बनता है, यानी प्लेसेंटा एक है लेकिन पानी की थैली अलग-अलग है। लेकिन अगर यह 8 दिन के बाद अलग-अलग टूटता है तो वैसी स्थिति में यह मोनोकोरियोनिक, मोनोएम्नियोटिक बनता है, यानी कि पानी की थैली भी एक है और प्लेसेंटा भी एक है। एक ही कमरे में दोनों बच्चे रह रहे हैं और एक ही प्लेट से दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। इस स्थिति में अगर एक बच्चे की मृत्यु हो जाए तो यह डिपेंड करता है कि बच्चा मोनोकोरियोनिक, मोनोएम्नियोटिक है या डाइकोरियोनिक, डाइएम्नियोटिक है। तो ये आप जानेंगे कैसे कि आपका बच्चा मोनोकोरियोनिक, मोनोएम्नियोटिक है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको अल्ट्रासाउंड पर निर्भर करना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में निश्चित ही तौर पर हर एक लेडीज़ को अल्ट्रासोनोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी 12 सप्ताह, 14 सप्ताह से पहले अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो सबसे बड़ी बात है आपको यह पता चल जाएगा कि आपको सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है। और ट्विन प्रेगनेंसी में भी मोनोजाइगोटिक ट्विन है या डाइजाइगोटिक ट्विन है। या मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक का मतलब हुआ कि मोनोकोरियोनिक है, मोनोएम्नियोटिक है या डाइकोरियोनिक है और डाइएम्नियोटिक है। क्या दोनों ही बच्चों के प्लेसेंटा और एम्नियोटिक सैक एक ही हैं या दोनों अलग-अलग हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पर तस्वीर में देख सकते हैं। हमने आपको स्क्रीन पर यह तस्वीर दिखाई है, आप इसे देखें, आपको यह पता चलेगा। तो अगर आपका ट्विन प्रेगनेंसी डाइकोरियोनिक और डाइएम्नियोटिक है तो वैसी स्थिति में अगर एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे बच्चे पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। अल्ट्रासाउंड के बाद अल्ट्रासाउंड कराने के चलते बहुत ज़्यादा ट्विन प्रेगनेंसी डायग्नोज होने लगी है और हम लोग ये देखते हैं कि 20% केसेस में एक ट्विन प्रेगनेंसी अक्सर ही ख़राब हो जाती है। उसमें अक्सर ही बच्चे की धड़कन नहीं मिलती है या मतलब वो ये फीटस का एम्ब्रियो आता ही नहीं है और धीरे धीरे वह एब्जॉर्ब हो जाता है और मरीज़ को पता ही नहीं चलता और एक ही सिंगल प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। इसे हम लोग वैनिसिंग ट्विन कहते हैं। इसलिए अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक प्रेगनेंसी में अगर बच्चे की धड़कन दिखाई नहीं दे रही है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए उस प्रेगनेंसी की जो अभी अलाइव है, जो हेल्दी है और माँ का कोएगुलेशन प्रोफाइल कराते रहना चाहिए बीच बीच में कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। फिर आप पूछ सकते हैं
कि क्या जो बच्चा गड़बड़ हो गया है उसके चलते माँ में कोई परेशानी होगी। हाँ, थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, और जिस समय मिसकैरेज होता है या बच्चे की धड़कन ख़त्म होती है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो, और यह ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो उसके बंद होने के 14-15 दिन बाद तक अगर कोई ब्लीडिंग नहीं हुई और फिर जब हम अल्ट्रासाउंड कराए और उसमें दूसरी वाली प्रेगनेंसी नज़र नहीं आई, उसका सैक नज़र नहीं आया, वो पूरा वैनिश कर गया, तो फिर हम लोग जो हेल्दी बेबी है उसको बिल्कुल सिंगल प्रेगनेंसी के रिस्क की तरह कैलकुलेट करते हैं और उसी तरह उसको आगे मैनेज करते हैं। आपको यहाँ हम एक बात और बता दें, आजकल जो ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट है या क्वाड्रुप्लेट है, आईवीएफ के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि आईवीएफ में लोग 2 एम्ब्रियो तक इम्प्लांट कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी रिस्क होता है कि कौन सा एम्ब्रियो सर्वाइव करेगा या कौन सा एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करेगा। और हम लोग आजकल ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में, उसमें भी कई बार एक साथ 2 या 3 अंडे बन जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद तीनों बच्चा यूट्रस में ग्रो करने लगता है, पनपने लगता है। तो वैसी स्थिति में आजकल एक नया मेथड भी आया है जिसे साइटो रिडक्शन कहते हैं। इसे फीटल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट ही करते हैं, जिसमें अगर 2 बच्चा रुका है तो उसमें से किसी एक बच्चे का वो लोग फीटल उस बच्चे को ये लोग डिस्ट्रॉय कर दिए, उसका बढ़ना बंद कर देते हैं ताकि सिर्फ 2 ही बच्चा डेवलप करे, या जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं बस एक ही प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे तो उसमें 2 बच्चे को मेडिसिन दे करके उसका ग्रोथ रोक दिया जाता है और एक ही बच्चा आगे ग्रो करता है, और यह जो है वो शुरू में के ही ट्राइमेस्टर में कर दिया जाता है। इसलिए अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर एक बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है और डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विन है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन है, उसमें अगर एक बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है तो वैसी स्थिति में जो दूसरा वाला बच्चा है उस पर रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी वह बच्चा भी खराब हो जाता है, उस बच्चे की भी डेथ हो जाती है। और इसलिए मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन को हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, और उसमें अगर डेथ हो जाती है तो फिर डीएनई करना पड़ता है। अक्सर पेशेंट्स ये भी पूछती हैं कि मैडम अगर एक बच्चे की डेथ हो गई है तो क्या हमें डीएनसी कराना पड़ेगा इसमें? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ट्विन प्रेगनेंसी में अगर एक बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आ रही है, उस बच्चे की डेथ हो गई है, तो आपको डीएनसी बिल्कुल नहीं कराना पड़ेगा। आप रेस्ट में रहें, हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है जो आपको ठीक हो जाएगी, और 14-15 दिन तक कोई ब्लीडिंग ना हो, और 2 बार 3 बार अल्ट्रासाउंड कराने के बाद वह ट्विन वो बच्चा मर चुका है वो नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर आप रिस्क फ्री हैं और आपकी यह प्रेगनेंसी टर्म तक अच्छे से कंटिन्यू करेगी। आइए अब हम बात करते हैं, अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है, यानी बच्चा अगर आपका 5-6 महीने का हो गया है और तब एक बच्चे की डेथ हो जाती है, तब क्या करना चाहिए? अगर यह बच्चा 5-6 महीने का हो गया और एक बच्चे की डेथ हो गई, तो फिर जो बच्चा एलाइव है उसका एमआरआई कराना चाहिए, उसका अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। एमआरआई और अल्ट्रासाउंड कराकर यह देखना चाहिए कि मल्टीसिस्टिक इनकेफेलोमैलेशिया तो नहीं हो गया, ब्रेन में कोई नेक्रोसिस तो नहीं है, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, लिवर या किडनी में कोई लीजन तो नहीं है। अगर यह सब कुछ भी नहीं है तो फिर आप निश्चिंत हो सकते हैं, और मदर का कोएगुलेशन प्रोफाइल फोर्टनाइटली या वीकली कराते हुए अगर सब कुछ ठीक है तो प्रेगनेंसी को टर्म तक ले जा सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी टर्म तक जाएगी कि नहीं यह कहना मुश्किल होता है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में एक तो ऐसे ही ट्विन प्रेगनेंसी में प्री टर्म लेबर बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा कभी कभी जब एक बच्चा एक्सपायर कर जाता है तो भी डिलीवरी का पेन समय के पहले उठ सकता है। ऐसी स्थिति में अगर एक बच्चा आपका जो हेल्दी बच्चा अच्छे से बढ़ रहा है और दूसरे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, तो वह बढ़ता हुआ बच्चा जो बच्चा डेड हो गया है उस पर प्रेशर डालता है, जिसके चलते कि वह बिल्कुल पेपर की तरह पतला हो जाता है। और जब डिलीवरी होती है, नॉर्मल हो या सिजेरियन, तो हम लोग उस बच्चे को तो नॉर्मल डिलीवर करा ही लेते हैं, और साथ साथ जो वो पेपर वाला फीटस है वो भी डिलीवर हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने ढाका जैसी छोटी सी जगह में भी किया है, और ऐसा होता है और रिज़ल्ट सक्सेसफुल ही मिला है। अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में यानी 28 वीक के बाद आपको यह पता चलता है कि एक बच्चे की डेथ हो गई है, यानी कि
ट्विन प्रेगनेंसी में एक बच्चा एक्सपायर कर गया और दूसरा जिंदा है, तो तुरंत ही आप अल्ट्रासोनोग्राफी और एमआरआई कराएं और यह देखें कि जो बच्चा एलाइव है उसके ब्रेन में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आई, जैसे इन्फाक्शन, नेक्रोसिस, मल्टीसिस्टिक इनकेफेलोमेलेसिया, उसके लीवर या किडनी में कोई लीजन तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आगे बढ़ने पर अगर पेशेंट को समय के पहले दर्द उठ गया और वह दर्द 32 वीक के पहले उठ गया है तो फिर उस मरीज पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इंजेक्शन ये सब दिया जाता है और डिलीवरी करा दी जाती है। और नियोनेटोलॉजिस्ट के पास हम लोग बच्चे को रेफ़र कर देते हैं। और अगर 34 वीक के बाद अगर पेशेंट को पेन उठा है तो फिर उसे भी डिलीवरी करा दी जाती है और उसे नियोनेटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया जाता है। लेकिन अगर 32 वीक से कम में यह पेन उठ गया है तो फिर हमें मैक्स सेल्फ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यह सब देना पड़ता है और डिलीवरी जो है जल्दी से कराकर एकदम इंटेंसिव नियोनेटल यूनिट में बच्चे को रेफ़र कर दिया जाता है। और दूसरी स्थिति यह आती है कि मोनोजाइगोटिक ट्विन में, मोनोएमनियोटिक ट्विन में अगर एक बच्चे की डेथ हो गई है वो भी 28 वीक में, तो या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी 5 महीने 6 महीने में, तो ऐसा होता है कि जिस बच्चे की डेथ हो गई है वहाँ प्रेशर कम हो जाता है, तो एलाइव बच्चे की तरफ से ब्लड का फ्लो जो बच्चा एक्सपायर कर गया है, डेड हो गया है, उधर की ओर जाने लगता है, जिसके चलते जो एलाइव बेबी है उस पर बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपको यह जैसे ही पता चला तो आप तुरंत बच्चे का एमआरआई और अल्ट्रासाउंड कराएं और बच्चा अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फीटल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट के पास इसे आप भेज दें और वह लेज़र कोएगुलेशन करा देते हैं। और उस लेज़र कोएगुलेशन से जो ब्लड फ्लो डेड फीटस की तरफ जा रहा था उसका कोएगुलेशन करा दिया गया और वह रुक गया, तो जो बाकी का ब्लड फ्लो है अब वह हेल्दी बेबी की तरफ ही रहेगा और यह हेल्दी बेबी अच्छे से बढ़ेगा और इसका फिर अपना समय अनुसार डिलीवरी कराया जाता है। लेकिन इस स्थिति में एक बात ऐसा है कि आपको काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है एलाइव बेबी की। जल्दी अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, फोर्टनाइटली या वीकली भी कभी कभी कोएगुलेशन प्रोफाइल हम कराते हैं जिसमें फिब्रिनोजन लेवल देखते हैं, पीटीएनआर कराते हैं, बीटीसीटी कराते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, थ्रोम्बिन टाइम, ये सब कराते हैं कि कहीं माँ का कोएगुलेशन प्रोफाइल गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अगर यह गड़बड़ होने लगता है तो तुरंत ही इंटरवेंशन करके बच्चे को निकाल कर उपयुक्त जगह पर नियोनेटोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है और माँ के जान को बचाया जाता है, क्योंकि इसमें मदर को भी रिस्क बढ़ जाता है जब बच्चा पेट में लास्ट ट्राइमेस्टर में या 26 वीक में, 20 वीक में एक्सपायर कर जाता है। तो 2 नए टर्म आए हैं, लेज़र कोएगुलेशन एंड साइटो रिडक्शन। ये दोनों टेक्निक काफ़ी एडवांस्ड हैं और यह छोटी जगहों पर नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इसमें अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप मरीज पेशेंट को हो सके तो तुरंत ही हायर सेंटर में रेफ़र कर दें ताकि वहाँ पर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके या फीटल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट के पास। और सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा ही इस बात के लिए अलर्ट रहें कि आपको जैसे ही प्रेगनेंसी रुकी है शुरू के 3 महीने में 10 वीक यानी 2-2.5-3 महीने में ज़रूर ही अल्ट्रासाउंड कराएं ताकि आपको यह तो पता चले कि आपको आपको ट्विन प्रेगनेंसी है या सिंगल प्रेगनेंसी है। ट्विन प्रेगनेंसी आपकी कैसी है, मोनोएमनियोटिक है या डाइकोरियोनिक डाईएमनियोटिक है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही डॉक्टर के पास कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कि आप अपना डॉक्टर बदल लें, पर आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी किस तरह की है। अगर वह एमनियोटिक है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं, जिस दूसरे डॉक्टर को दिखाने गए हैं, कि मेरे ट्विन प्रेगनेंसी का ये टाइप है। तो ये जागरूकता तो हर पेशेंट को होनी ही चाहिए। मैंने इस वीडियो को इसीलिए बनाया है और बहुत से साधारण शब्दों में और बहुत साधारण तरीके से समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको यह ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस सवाल को इस YouTube के क्वेश्चन बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसका हम आपको आंसर करेंगे। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और मेरे इस चैनल से जुड़े रहें ताकि हम आपको जागरूकता के लिए किसी दूसरे वीडियो को भी लेकर आएं जो आपको पता चल सके। धन्यवाद।